हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए गए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो कि 10 जुलाई 2026 को हुआ है, उसका फुल वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए। मैं आप सभी लोगों को 120 क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता पर एक गोदी यानी कि डॉकयार्ड की खोज की गई थी लोथल में। हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार मिला है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। दूसरा सवाल है, एक रीजनिंग का सवाल है। देखिए, बी जो कि पहले स्थान पर है, अब बी तीसरे स्थान पर आ गया और बी चौथे स्थान पर आ गया। यानी जो पहले स्थान पर है तीसरे स्थान पर आ जा रहा है, चौथे स्थान पर आ जा रहा है। उसके बाद ए दूसरे स्थान पर है, उसके बाद पहले स्थान पर आ गया, उसके बाद तीसरे स्थान पर चला गया। तो चलिए उसके बाद आर देख लो आप। आर तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आ गया और फिर दूसरे स्थान पर ही रह गया। तो आप लोग चल के देख सकते हैं। आर देखिए, आर तीसरे स्थान पर है ना, एन तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर रह गया। यानी कि इससे नहीं पता चल रहा है। तो चलिए बी से देखते हैं। बी यानी कि पहला लेटर जो पहले स्थान पर था एम, अभी तीसरे स्थान पर चला गया, फिर चौथे स्थान पर चला गया। ये तो सही है। आई जो कि दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, इसको पहले स्थान पर जाना है, पहले स्थान पर आ गया, उसके बाद इसको चौथे स्थान तीसरे स्थान पर जाना था, इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखिए, पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर जाना था, नहीं गया। के पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर जाना था, फिर चौथे स्थान पर जाना था, ये चला गया। ये सीरीज फॉलो हो रहा है। ई जो कि दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर गया, उसके बाद इसको तीसरे स्थान पर जाना है, यानी कि ये भी सही हो गया। उसके बाद देखिए, ए जो कि तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जाना था और दूसरे स्थान पर रुकना था, यानी कि अब देखो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डब्लू जो कि पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर रह गया, यानी कि पहले स्थान वाले को तीसरे स्थान पर जाना था, यानी कि डब्लू तीसरे स्थान पर आना था, लेकिन नहीं गया। इस तरह से आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 39, 52, 65। देखो ये 13 का टेबल दिया हुआ है। 13 त्रिजा 13 तिहाई 39, 13 गुना 4 52, 13 गुना 5 65, 13 गुना 6 13 गुना 7, तो 13 गुना 8 नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा? 13 गुना 8 तो 104। एल एम की माता है, इसको इधर ही बना देंगे। एल एम की माता है। एल क्या है? माता है, तो एल माता हो गई, यानी कि ऊपर चली गई। एम ओ की माता है, एम भी माता हो गई किसकी? ओ की, ये भी नेगेटिव हो जाएगी। देखो पुरुष के लिए निगेटिव पॉजिटिव और स्त्री के लिए नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। ओ एच की बहन है, ओ एच एच की बहन है, इसे डॉट 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 से जोड़ देंगे। ओ बहन है एच की। एच पी की पत्नी, एच पी की पत्नी हो गई, पत्नी हो गई तो ये पी पति हो गया उसका, पी पॉजिटिव हो जाएगा। पी ई का पिता है, पी किसका पिता है? पी ई का पिता है। एफ जी की माता, सॉरी पी एफ का पिता, वो एफ है, पी एफ का पिता है और एफ जी की माता है। एफ भी माता होगी किसकी? जी की। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? एम का एफ से क्या संबंध है? एम इधर है, एफ इधर है। देखो एफ की माता एच है, एच की बहन मतलब, और एच की माता एम है, यानी कि माता की माता हो गई। एम क्या हो गई? माता की माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई, धातु की एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। एक आयताकार शीट है इस तरह से, ये 56 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है। प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक काटा गया, देख लो ऐसे। शेष शीट को बंद बॉक्स बनाया गया। अब आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके चारों तरफ से एक बंद बॉक्स बनाया गया, तो इस तरह से बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा ये, जिसमें 4 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक कितने बॉक्स के माझे संयोजित किए जा सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी सवाल है। जैसे ही आप ये जितना
साइज का आप कॉर्नर काट रहे हो, उस नए घनाभ की हाइट वही हो जाती है। तो 56 से इधर 10 घटा देंगे, इधर 10 घटा देंगे, यानी कि 20 घट जाएगा। 56 से 20 घटेगा तो हो जाएगा 36, और प्रत्येक कोने से ये 40 से 20 घटेगा तो हो जाएगा 20, और हाइट तो पता है कि 10 सेंटीमीटर का काटे हो तो 10। अब देखो 4 गुना 2 गुना 1.5 का, 1.5 के आयाम का माचिस है, कितना रखा जाएगा? ये बॉक्स से ये ऊपर वाला जो है वो बॉक्स का आयत हो गया, बॉक्स का आयतन हो गया, और नीचे वाला एक माचिस का आयतन। तो टोटल बॉक्स के आयतन में से एक माचिस का आयतन निकालेंगे तो नंबर ऑफ माचिस, यानी कि कितना माचिस उसमें आ सकता है, ये इसकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखो 15 दूनी 30 चौका 120, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30 चौका 120। देखो यहाँ पॉइंट है तो ये खत्म हो गया, नहीं 12 12 3 36, तो 20 3 60 60 दहाँ के 600, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइनस प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, और प्लस को माइनस और गुना को भाग में बदल दिया जाए तो देखो क्या हो जाएगा। प्लस को माइनस में बदल दीजिए और गुना को भाग में, तो यहाँ पे देखिए 42 गुना है तो ये भाग हो जाएगा 3, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 25। ये मैं करा रहा हूँ गुना 5 माइनस 56 भागा 8, भागा हो जाएगा तो गुना हो जाएगा 2, माइनस प्लस हो जाएगा 24। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ गुना है वहाँ भाग, और जहाँ भाग है वहाँ गुना, इस तरह से कर देना है। देखो ये 14 तिहाई 42 हो जाएगा, प्लस 25 गुना 5 तो 125। ये देखो 8 सत्ते 56, 7 दूनी 14, यानी कि 8 सत्ते 7 दूनी 14, ये हो जाएगा माइनस में, प्लस 24। आप देखो ये 14 में से 24 घटाओगे तो 10 हो जाएगा, 25 10 35, 35 10 45 और 4 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये तो देख लीजिए, मार्च 2026 में किस संगठन ने आक्रामक विदेशी प्रजातियां पर एक समिति की स्थापना की है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। एक निश्चित, ये देखो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। क्या पूछ रहा है? हैप्पी एवरीवन का कोड क्या है? तो आप देखोगे हैप्पी और एवरीवन किधर लिखा है, एवरीवन इस पहले वाले में लिखा है, एवरीवन तीसरे वाले में भी लिखा है। तो देखो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है दोनों में, और कोई वर्ड में विशिंग एवरीवन वेल, डे एवरीवन एंजॉय, यानी कि एवरीवन और एवरीवन मिल रहा है। तो ऐसा कोई कोड पहला और तीसरा का है जो सेम है। IH नहीं है, सी भी, हाँ सी भी है, यानी कि एवरीवन का कोड निश्चित रूप से सी भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपको हैप्पी का खोजना है। हैप्पी किधर है? हैप्पी केवल विशिंग हैप्पी डेज, यानी कि ऐसा कोड जो केवल और केवल दूसरे ये सेंटेंस में है। एफ बी और कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। एफ बी और कहीं दिख रहा है? नहीं ना। तो यानी कि हैप्पी का कोड हो जाएगा एफ बी, यानी कि सी भी और हैप्पी, सी भी और एफ बी देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सबको ही सभी को पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पता है ए का पावर m बटा में a का पावर n लिखा हुआ है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो a का पावर m माइनस n हो जाता है। तो वही है, 2 बेस है, 2 बेस है, ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, तो 2 का पावर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का पावर 2 बच जाएगा। उसी तरह से देखो 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 2 बच जाएगा, 4 माइनस 2। उसी तरह से 5 का पावर 4 है, 2 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 5 का पावर 2। 1 2 और 1 5 मिल करके 0 बनाते हैं, तो 2 2 और 2 5 मिल करके 2 शून्य बनाएंगे, और 3 का पहाड़ा 2 बार यानी कि 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार तो। देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक 216 मीटर आयतन वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। तो आपको पता है आयतन कितना दिया है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, 216 दिया है, तो भुजा कितने निकल के आ जाएगी? तो 6 निकल के आ जाएगी, यानी कि इधर से ऐसे 216 कर देंगे तो क्यूब रूट निकालोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। अब क्या पूछा है? a का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 6। क्या पूछा है कि परिणाम प्रत्येक 216 मीटर आयतन वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। यानी कि देखो एक का भुजा 6 है और एक का भुजा 6 है, दोनों घन है, इसको जोड़ेंगे
तो नया लंबाई जो होगा, नया लंबाई 6 + 6 12 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई 6 ही रह जाएगा और ऊंचाई भी 6 ही रह जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? L² + B² + H²। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का रूट। तो आप देखो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, B 36, यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर करोगे तो, ऊंचाई का स्क्वायर करोगे तो भी 36। तो 36 36 72 जोड़ोगे इसमें तो ये हो जाएगा 4 2 6 7 4 11 और 1 1 2, यानी कि ये भी हो जाएगा 216। क्यूब रूट 216 यानी कि 6 रूट 6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका 6 × 6 × 6 होगा ना, 1 6 निकल जाएगा और 6 रूट 6 हो जाएगा, 12 का आंसर। नेक्स्ट है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो आप देखो सी डी डी ई एफ जी 4 बढ़ा, जी एच आई जे के 4 बढ़ा, सी डी ई एफ जी, जी एच आई जे के, फिर एम एफ को देखो, एफ जी एच आई 3 बढ़ा रहा है, दूसरा वाला आई जे के एल यानी कि 3 बढ़ रहा है। यानी कि पहला सी से जी जाने में 4, जी से के जाने में 4, उसी तरह से एम से क्यू जाने में, एम देखो 13 होता है, क्यू होता है 17, तो 13 4 17 हो रहा है ना। तो उसी तरह से देखो आप देखो पी क्यू आर 2 ही बढ़ा, बी सी डी ई 3 ही बढ़ा, आर एस टी यू भी, आर के बाद क्यू पी क्यू आर, क्यू के बाद आर आता है, यानी कि ये तो 4 बढ़ना चाहिए था, 18 4 22 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ओ पी क्यू आर एस 4 बढ़ा, एस टी यू भी डब्ल्यू 4 बढ़ा, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वहाँ पे क्विक रहना है आपको, इस तरह से ये एक बार में आपको हिट करना चाहिए, एक बार में हिट करेगा तो आपका अच्छा रहेगा। ये देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, a + b का होल क्यूब। आप इसी को देख लो, सभी होल क्यूब दिया है ना, तो देखो यहाँ पे आप 7 का होल क्यूब करोगे तो 7 7 49 49 343 एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब थोड़ी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तो 343 का वाई क्यूब दिया है। 5 को देखो 125 कहीं दिख रहा है क्या, क्यूब करने पर नहीं दिखेगा। 10 का क्यूब देखो कहीं दिख रहा है क्या, 10 का क्यूब करोगे 1000 कहीं दिख रहा है क्या, यानी कि ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 का क्यूब करोगे तो 27 और 7 का क्यूब करोगे तो 343। वो फुल सॉल्यूशन नहीं करना है, यहाँ ये ऑप्शन से देख करके बनाने में काफ़ी आसानी होगी आपको और आप जल्दी 10 सेकंड के अंदर इसको बना पाएंगे। देखो नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की मृदा को उसकी नमी बनाए रखने के क्षमता के कारण पारंपरिक रूप से कपास की खेती, तो कपास की काली मिट्टी, आप देखो मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो एक ही हो जाएगी काली। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, भारत में थार मरुस्थल पाया जाता है। दूसरा है एक शीत मरुस्थल भी होता है, एक शीत मरुस्थल होता है, लेकिन भारत में ये जो मरुस्थल है राजस्थान में, शीत मरुस्थल नहीं है। शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है भारत में, आप लोग बताएंगे। ये भी उत्तर भारत में ही कहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी समुद्री एरिया के पास पाया जाता है, और जलोढ़ मिट्टी गंगा के दोआब में पाया जाता है, या फिर किसी भी नदियों के दोआब में पाया जाता है। जब नदियाँ मिट्टी काट करके लाती हैं, वो मिट्टी पुराने वाली मिट्टी के ऊपर एक परत बना देता है, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें गेहूं की खेती और धान की खेती काफ़ी अच्छे से की जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, जब आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए होते हैं तो आपको तीन कंडीशन होता है। एक होता है ये संख्या रेखा है, इस पर एक इस तरह से कट जाता है, तो इसको एक हल कहते हैं। ये कैसे होता है, ये इसके पैरेलल जा रहा है तो कोई हल नहीं होता है। और एक होता है कैसे, एक ऐसा होता है, ये वाला है, एक ये लाइन हुआ, उसी के ऊपर सेम दूसरा लाइन हुआ। अपरिमित रूप से अनेक हल इसी को बोलते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा, जब तीनों बराबर हो जाते हैं।
तीनों बराबर करने के लिए आपको आपके पास एक इंटिटी C1/C2 दिया हुआ है क्लियरली। C1/C2 कितना है 15/30। 15/30 को देखोगे 1/2, यानी कि आपको ऐसा करना है कि सभी 1/2 हो जाए। तो 3 कितना करोगे 3/6 करोगे तब 1/2 होगा, और 7/14 करोगे तो 1/2 होगा, यानी कि B A के जगह पे 6 और B के जगह पे 14 रख दो, आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 मिल जाएंगे। यानी कि आपको अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होता है। आप लोगों को यदि जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, A1/A2 बराबर नहीं है जब B1/B2 के, तो एक हल आता है, एक हल मिलेगा, यानी कि एक x का वैल्यू मिलेगा और एक y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है बराबर नहीं है C1/C2। तो आपको क्या होता है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये लाइन पैरेलल चली जाती है, तो एक भी हल नहीं मिलता है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल उस समीकरण के निकल के आते हैं। देखो ये सवाल है LMNO, तो आ जाएगा नेक्स्ट P, TUVW तो आ जाएगा X, उसके बाद देखो PQRS तो हो जाएगा T के बाद देखो 25, 36, 47, 58, 25, 11, 36, 36, 11, 47, 47, 11, 58, 58, 11, 69, तो आंसर नंबर 17 का D हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, A किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, A किसी काम को 9, ये तो काफ़ी इजी सवाल है। B उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों 2 दिनों तक काम करते हैं। तो आपको पता है कि दोनों का एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, तो 22 गुना 9 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। कह रहा है कि तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी तो 9 हो जाएगी, दोनों को बारी बारी से भागा दोगे। तो कह रहा है कि दोनों यदि वे 2 दिनों तक एक साथ काम करेंगे, 2 दिनों, एक दिन में 22 काम ये कर रहा है, 9 काम ये कर रहा है, तो दोनों को मिलाओगे तो 9 2 11 यानी कि 31 काम हो जाएगा। तो 2 दिनों में मिलाकर 62 काम करेंगे, टोटल इसको निकालोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198, टोटल 198 काम हो गया। 198 में से 62 काम इन्होंने कर दिया, तो कितना कार्य अपूर्ण रहा 62 काम ही हुआ है। अब 62 98 में से 62 घटा दो, 198 में से 62 आप घटाओगे तो वही काम अपूर्ण हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6, और 19 में से 6 गया तो कितना बचेगा 19 में से 6 जाएगा तो 19 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा, अरे यार देखो ये भी कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मेरे को भूलने की बीमारी है। 9 में से 6 जाएगा तो 3 यानी कि 136। तो आप देख लो टोटल 136 काम अभी बाकी है, कितना काम से 198 काम में से आप कट लगाओ 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, इसी तरह से हो जाएगा 99, तो 68/99 हो जाएगा आंसर। आंसर नंबर ए। काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग अपने से भी एफर्ट लगाइए इसको। देखो नेक्स्ट, एक दुकानदार एक लैपटॉप को 40,000 रुपये में खरीदता है, पहले उसे 20% लाभ पर बेचता है, बाद में खरीदारी से 10% की हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेचता है, और लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो ऐसे सवाल काफ़ी इजी होते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार लैपटॉप को 40,000 में खरीदता है, 40,000 में मान लो खरीद लिया, ठीक है, और इसे वह पहले इसे 20% का लाभ पर, 20% लाभ का मतलब कि 100 रुपये में आप कोई सामान खरीदे, आपको उस पर 20 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि आपको कितना मिला 120, समझ गए ना। तो देखो आपको कितना उस पर मिल रहा है 120%। अब बाद में खरीदार ने इसे 10% हानि पर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। बाद के खरीदार ने क्या किया 10% हानि पर, यानी कि 100 रुपये में वो लिया होगा, 10 रुपये हानि लेकर के यानी कि 90 रुपये में उसको वो बेच दिया, यानी कि उसको 90 मिला कितना में टोटल 100 में। अब आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। देखो 4 जीरो नीचे है, 4 जीरो 1 2 और 2 4 गुना करा लो, और 12 चौक 48 पर 1 जीरो आ जाएगा, और फिर 9 से गुना कराओगे 8 9 72, 9 चौक 36 और 7 43, तो हो जाएगा आपको, ये देख लो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 4300, 4000 43, तो अरे यार ये क्या पढ़ेंगे 4000
43,200 रुपया हो जाएगा। देखो इतना देर लग गया मुझे पढ़ने में। मैं कभी कभी मैं बोल रहा हूँ मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए कथनों में चतुर्भुज के संबंध में कौन सा कथन सही है? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं होती है? बिल्कुल नहीं। पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल नहीं। सभी वर्ग एक समचतुर्भुज होते हैं? बिल्कुल। समचतुर्भुज का रूल क्या बोलता है? ये आमने सामने की भुजाएं, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे सेम होता है। सामान्यतः आप ऐसे समचतुर्भुज को देखेंगे, ऐसे इधर से काटते D1 D2 ऐसे वाला होता है, ये समांतर। तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दी गई आकृति में आर से एक तिर्यक रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो इधर ये 55 है, तो पूछ रहा है ये क्या होगा। तो आपको पता है कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत ये भी, इसका संगत कोण ये है, तो यानी कि 55 है तो ये x हो जाएगा। और क्या है भाई, आप लोग देखो ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। तो आपको पता है कि संख्या रेखा पर कितना होता है? 55 है। एक संख्या रेखा पर कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यदि ये क्या हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, तो बताओ ये कितना होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों के कल्याण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, 38। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूह दिया गया है। देखो 4 समूह दिया गया है, JOR। इसमें कार्य उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी 4 ऑप्शन है, छोटा छोटा ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़नी होती है। अगर एक संबंधित नहीं है तो आपको पता है जे कितना होता है? जे KLMNO, इस तरह से देखो, जे कितना होता है? जे होता है 10, O होता है 15, R होता है 18। उसी तरह से देखो H होता है 8, M होता है कितना? 13, और P कितना होता है? 16। आपने क्या देखा? 10 5 15, 8 5 13, 15 3 18 और 13 3 16। उसके बाद देखो O होता है 15, S कितना होता है? S होता है 19। तो 15 4 19 बढ़ गया। उसके बाद देख लो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, सब में 5 5 बढ़ रहा था। D होता है 4, I होता है 9, तो 4 5 9, यानी कि 5 बढ़ रहा है सब में, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में केवल 4 बढ़ रहे हैं पढ़ने वाले में। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। एक वैज्ञानिक आलू के कंद के संग्रही ऊतक में मौजूद एक पादप कोशिका को देखता है जिसमें कई रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। इन प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित स्टार्च का भंडारण करना उनका कार्य होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब मैं नहीं लगा पाऊँगा। ये देखिए कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय दल कौन होगा, राज्य दल कौन होगा, राष्ट्रीय दल कौन होगा, राज्य दल कौन होगा, ये निर्वाचन आयोग निर्धारित करता है। राजनीतिक दलों की मान्यता चुनावी प्रदर्शन और भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय दलों की मान्यता, राजनीतिक दलों की मान्यता, राजनीतिक दल को मान्यता मिलेगी राज्य दल का या फिर राष्ट्रीय दल का, ये सभी निर्भर करता है निर्वाचन आयोग के बनाए गए नियमों के आधार पर। तो निर्वाचन आयोग का नियम क्या है? 4 राज्यों में विधानसभा में सरकार हो, या फिर एटलीस्ट कुछ परसेंटेज उसको लोकसभा इलेक्शन में आया हो, कम से कम 4 सांसद उसके हो अलग अलग राज्यों से। इस तरह का कुछ नियम है, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाए गए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना, यानी कि समाजवाद के समाजवादी ढांचे, यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख लीजिए, इसको पूछ लीजिए, ये कर लीजिएगा। ये देखो ABCD, ये एक वर्गाकार मेज के चारों, ये देखो एक वर्गाकार मेज है, क्या कर रहा है? ABCDEFGH, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर, यानी कि एक वर्गाकार मेज बना लीजिएगा इस तरह से।
उसके इधर सभी जो भी बैठा है इधर ही देख रहा है, समझ रहे हैं ना, जो भी बैठा है उधर ही देख रहा है। उस उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर। जाहिर सी बात है कि 8 लोग हैं तो कुछ 4 लोग कोने पर और 4 लोग भुजाओं के मध्य में बैठेंगे। बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, यानी कि बी यदि मध्य में नहीं बैठा है तो बी कोने पर बैठा होगा। यहाँ पे बी को बैठा दिए, बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा। और बी एच के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं का मतलब होता है यदि केंद्र की ओर देख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बी जो है एच के दाएं से, तो एच के दाएं से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दूसरे स्थान पर बैठा है। बी किसी भी भुजा के ये मध्य में नहीं बैठा है, ठीक है। ई और बी का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो निकटतम पड़ोसी एफ यदि यहाँ पे रखते हैं आप तो एफ यानी कि एच और बी के बीच में यदि एफ को रखते हैं तो निकटतम पड़ोसी ई का तो वो नहीं हो सकता ना, यानी कि एफ यदि निकटतम पड़ोसी है तो एफ को यहाँ पर बैठा देंगे और अपना ई इधर बैठ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, डी एच के बाएं से तीसरे स्थान पर, बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, एच के बाएं से तीसरा स्थान पर, तो 1 2 और 3 यानी कि डी यहाँ पे है। जी किसी कोने पर बैठा है, देखो ई बी और एच तो कोना पकड़ लिए हैं तो यानी कि एक ही कोना बचता है ये वाला, यहाँ पर बैठ जाएगा जी। सी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के दाएं, दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ए के दाएं से बैठाओगे तब तो सी यहाँ पे आकर बैठाएगा। और बैठ गया डी के दाएं से गिनने पर, डी के दाएं का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। डी के दाएं से गिनने पर डी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी के बाएं से गिनने पर, बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो डी के बाएं से गिनो इस तरह से, ई एफ बी सी और एच यानी कि 1 2 3 4 और 5 लोग बैठे हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपका टाइम किल करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का घर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, तब वहाँ पे जा करके आप इसको ईजिली बना पाओगे। देखो 1 नंबर देगा ये क्वेश्चन, पहले केवल एकमात्र इसी क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल जाया करते थे, लेकिन अब 1 नंबर मात्र मिल रहा है, आपको इतना समय देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लो आप लोग अपने से बनाओ, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। काफ़ी ये पजल का क्वेश्चन है, इधर मेरे पास ब्लैंक स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। 10 यार ऐसा नहीं सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है। 10 भुजाओं वाली आकृति के 5 अंतःकोणों का माप 185 डिग्री है। यदि शेष 5 अंतःकोण बराबर है तो इन कोणों में से प्रत्येक कोण का माप बताइए। तो आपको पता है कि किसी भी आकृति के अंतःकोण का योग क्या होता है, ये इस तरह से आप देखेंगे। ऐसे मान लो कि एक त्रिभुज, त्रिभुज का अंतःकोण का माप कितना होता है 180। क्यों होता है, देखो n 2n माइनस 4 इंटू आप 90 करो, देखो n की जगह पे 3 रखो तो 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 4 गया तो क्या हो गया 2, 2 गुना क्या हो जाएगा 90। तो उसी तरह से क्या बोल रहा है कि समझ रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं 2n माइनस 4 इंटू 180 करोगे, 90 करोगे, 2n करोगे, n की जगह पे 10 रखो तो क्या हो जाएगा, ये 10 दूनी 20, 20 में से 4 गया तो 16 9 44 यानी कि 1440 यानी कि उस पर्टिकुलर 10 भुजा वाली आकृति के टोटल अंतःकोणों का योग 1440 है। उसमें से क्या कह रहा है कि 5 का माप जो है 185 है, 5 का माप 185 है। देखो 5 से गुना करा तो 100 में 5 से गुना करा तो 500, फिर 80 में 5 से गुना कराओगे तो 8 5 40 400 यानी कि 900, अब 5 में गुना कराओगे 5 5 25 यानी कि 925, यानी कि टोटल कितना योग आ गया 925। 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 14 में से या फिर 13 में से 3 में से 2 गया तो 1, और ये क्या हो गया 14 में से 9 गया तो 5। अब देखो टोटल 5 भुजाओं के अंतःकोणों का योग 925 है। अब भुजा बच गई 515, टोटल 5 का योग 925 है तो अब 5 बच गई जिनका सभी का योग 515 है, तो 5 से भागा देंगे तो 103। एक भुजा का माप कितना आ जाएगा 103। क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से किसे 2 अन्य अर्थशास्त्रियों के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल मिला है। देख लो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ से
अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के थे, उनके नाम पर ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाने से पहले यदि अपकमिंग एग्ज़ाम आपका है तो नोबेल प्राइज़ को अच्छे से देख के जाइए। ये पूछता है। गाइड पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है, तो गाइड पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। ये क्या है? एक नए कीटनाशक से एक कृषि क्षेत्र में कीटों की संख्या कम हो जाती है। पक्षियों, पादपों और अपघटकों की भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए खेत के खाद्य जाल पर पड़ने वाले सर्वाधिक संभावित प्रभाव का पूर्वानुमान कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? तो इससे आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। इसका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, शिकार कीटों में कमी के कारण पक्षियों की संख्या में गिरावट हो सकती है, जिससे ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट ये देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक कमीज में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बाद में 20% की कमी की जाती है, तो मूल्य में निविल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो आपको पता है क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस को प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 कर देते हैं। क्या करा? 20% की वृद्धि, तो प्लस 20 माइनस 20 कमी कर रहा है, उसके बाद तो 20 गुना 20 बाई 100 करोगे जब आप, तो आपको कट कुट के ये खत्म हो जाएगा। 20 20 हाँ 400 बटा में 100 करोगे तो माइनस में आ जाएगा 400 बटा में 100, यानी कि -4%। नेक्स्ट देखो, वायु या मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर रासायनिक अपक्षय की क्रिया में भाग लेता है, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेशन के नाम से जाना जाता है। आपके पास एक बड़ा डेटाबेस है और उसे अलग अलग कॉलम के आधार पर बार बार सॉर्ट करने की आवश्यकता होती है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स को बार बार ओपन किए बिना अलग अलग सॉर्टिंग मानदंडों को त्वरित रूप से एक्सेस करने और उन्हें अप्लाई करने का कुशल तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, प्रायः उपयोग होने वाले सॉर्ट ऑर्डर के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार मैदान की मापी 68.5 और 45.6 मीटर है। मैदान के बाहरी भाग के चारों ओर 2.4 मीटर के एक समान चौड़ाई का पथ बनाया जाता है। पथ के बाहरी परिमाप और मूल मैदान के परिमाप के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि लंबाई 68.5 है, ठीक है। इसमें 2.4 और जोड़ दो, इधर भी 2.4 और जोड़ दो, इधर भी। उसी तरह से ये लंबाई नीचे भी होगी, 2.4 और जोड़ दो इधर भी, और 2.4 और जोड़ दो इधर भी। तो देखो ये 2.4 जो है इसमें कितनी बार जुड़ा है? तो 2.4 जुड़ रहा है, देखो यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 2 बार, 4 बार। और इसी तरह से ये चौड़ाई जो है 45.6, इसमें भी ये 2.4 जो है वो कितनी बार जुड़ेगा? 2.4 जो है वो भी इसमें भी वो 4 बार जुड़ेगा ना, 4 बार जुड़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि टोटल 8 बार जुड़ रहा है, यानी कि 2.4 × 8 करो तो 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 192.4। आपको ये समझ में आया है क्या? देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे ये है लंबाई, इसमें भी ये 2.4 इधर भी जुड़ेगा, 2.4 इधर भी जुड़ेगा। उसी तरह से अब इस फिगर को भूल जाओ, तो इस तरह से चौड़ाई आएगा ना, इसमें भी इस तरह से चौड़ाई आएगा, तो इसमें भी 2.4 इधर भी, 2.4 इधर भी। ये चौड़ाई है 2.4 इधर भी, 2.4 इधर भी। तो नया आकृति जो बन के आएगी वो इस तरह से बन के आएगी। तो पूछ रहा है कि इसी का क्या होगा? तो ये 2.4 8 टाइम्स जुड़ जाएगा, इस सीधे सीधे 8 टाइम्स से गुना करा दीजिए, आंसर आ जाता है। कोलकाता में स्थित मार्बल पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, जो अपने पुनर्जागरण कालीन कला संग्रह और नवशास्त्रीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध एक भव्य हवेली है? तो राजा राजेंद्र मलिक ने कराया था। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे। काफ़ी यूनिक सवाल है यार। देखिए आप, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर, उत्तर की ओर अभिमुख होने का मतलब है आपका दायां उसका भी दायां, आपका बायां उसका भी बायां। ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो ये मान लो कि आपका दायां है तो ये बायां हो जाए, यानी कि ई जो है पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। ई और एफ के बीच केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं।
ई और एफ के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि इसमें कितने व्यक्ति हो गए? 7 व्यक्ति बैठे हैं। ए एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर, एफ का दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है ए, यानी कि इसमें यहाँ पर 1, 2 और तीसरा स्थान, यानी कि इसके बीच में भी 2 व्यक्ति बैठे हैं। और सी और बी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अभी तो बी किधर हम बैठा है समझ में नहीं आ रहा है। ई और एफ के बीच, ई और एफ के ठीक बीच में सी बैठा है। देखो ई और एफ के ठीक बीच में सी बैठा है, यानी कि यहाँ पे चौथे स्थान पर सी बैठा, सी यहाँ पर बैठा। सी और बी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठने का मतलब हुआ कि बी या तो यहाँ पे बैठा होगा, बी या तो यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति, यदि इधर बैठाते हो तो या इधर तो आपका बैठेगा नहीं, क्योंकि ये अंतिम छोर पर ही बैठा है। तो बी और डी के बीच, यानी कि डी को इधर बैठाएंगे। 4 व्यक्ति बैठे हैं। डी किसी एक छोर पर बैठा है, तो डी इधर किसी एक छोर पर बैठ गया है। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप देख लो, यहाँ से एक ई है, इसके बीच में 7 लोग हैं, और यहाँ पर एफ आ गया। ठीक है ना, तो 7 और 2 ये क्या हो गया? 9। यहाँ पे ये क्या हो गया? 2, 11, एक आ गया ए 12। यहाँ पे 4 लोग हैं, यानी कि देखो बी और डी के बीच में 4 लोग हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये बी और डी को यदि इंक्लूड कर ले तो देखो यहाँ से ई आ गया और एफ आ गया। तो ई और एफ के बीच में 9 लोग हो रहे हैं, 7 ये और 2 ये 9। ठीक है, और यहाँ से चौथा है, तो यहाँ से बी और डी के बीच में कितने लोग हैं? बी मान लो और डी मान लो, तो 9, और ये इसके बीच में 4 लोग हैं, तो 9 और 4 13, और खुद बी और डी 15, 13 2 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स को डेटा में किए गए परिवर्तन के परिणाम को त्वरित रूप से देखने की सुविधा प्रदान करता है? तो स्प्रेडशीट आपसे आप डेटा को बहुत अच्छी तरह से त्वरित रूप से देखने की सुविधा आपको ये प्रदान कराता है। ये देखो, इसमें ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखो ये क्या है? साइन है, कॉस है, साइन है, को टैन में बदलना है। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला पता है आपको? साइन ए बटा कॉस ए बराबर टैन होता है। तो देखो ये साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो? साइन को साइन की तरफ ला दोगे तो ये 6 साइन ए माइनस 10 साइन ए बराबर हो जाएगा कॉस ए। तो √6 साइन ए, √6 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा? और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बराबर कॉस ए। अब आपको पता है कि कॉस को इधर लाओगे तो साइन बटा में कॉस हो जाएगा टैन। तो आपको पता है क्या हो जाएगा? टैन। तो टैन बराबर क्या हो जाएगा? √6 माइनस 10, 1/√6 माइनस 10। तो 1 में तो दिया नहीं है ये। आप क्या करोगे? इसका रेशनलाइजेशन कर दोगे। तो 1/√6 माइनस 10 का रेशनलाइजेशन करोगे तो √6 प्लस 10 बटा में √6 प्लस 10। आप स्क्वायर कराओगे, देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला रखता है। तो ये a² माइनस बी², यानी कि 36 का स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे तो √6 का स्क्वायर करोगे तो 6, और 100 का स्क्वायर करोगे तो 100। तो ये नीचे माइनस आ गया, ऊपर √6 प्लस 10 है ना, √6 प्लस 10, तो ये -94 आ गया। ठीक है, 94 माइनस में आने का मतलब कि ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। दोनों ऊपर माइनस होना चाहिए, नीचे 94 होना चाहिए। देखो सब में 96, 96, 99, एक में ही ऑप्शन में है 94। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में नागपुर में आयोजित कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 में किस टीम ने समग्र चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो WCL ने जीता है। विश्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपजाऊ मैदानों, औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के कारण जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ग्रीनलैंड आपको पता है कि किधर है? ग्रीनलैंड जो है यूरोप के ऊपर है। यूरोप के ऊपरी भाग को, ये उत्तरी पोल के काफ़ी करीब है, उत्तरी ध्रुव के करीब, नहीं, नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब। नॉर्थ पोल पे काफ़ी बर्फ़ है,
इसलिए यहाँ पर बर्फ़ के पास तो आदमी रहेगा नहीं, यानी कि ग्रीनलैंड में आदमी बहुत कम है। सहारा मरुस्थल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर रेगिस्तानी भाग है तो वहाँ भी बहुत कम है। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है, इस बेसिन के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया, आपको पता है कि जब आप एशिया का मैप देखोगे तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपको मिलेंगे पाकिस्तान, भारत, इधर से आपको म्यांमार, बांग्लादेश, इधर से आपको फिर मिल जाएगा थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह। ये सभी देश में काफ़ी आपको औद्योगिकीकरण, उपजाऊ मैदान और शहरी विकास भी देखने को मिला है। दक्षिण और पूर्वी एशिया में चीन के भी कुछ भाग आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 359 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8 बराबर है। तो आप देखो ये कुछ नहीं है, 1/2 बराबर है 1/4 और बराबर है 1/8। एलसीएम तीनों का लोगे तो ये हो जाएगा 8, तो यानी कि ये 4 और ये कट लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 और ये कट लगाओगे तो हो जाएगा 1, यानी कि और कुछ नहीं 4:2:1 है, ठीक है ना, 4:2:1। तो क्या रहेगा तीसरे भाग का मान 1 के बराबर होगा। तीसरे भाग का मान क्या कितना के बराबर होगा? पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का चौथाई और तीसरे भाग का 1/8। देखो ये गड़बड़ हो गया, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/4 और यानी कि इस तरह से आएगा 4:2 और 1 के रेशियो में आएगा। देखो पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा करोगे तो 0.5, दूसरे भाग का 1/4, 2 का 1/4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 और तीसरे भाग का 1/8 करोगे तो भी हो जाएगा 0.5। आपस में बराबर हो गए, देख लो, ठीक है ना। तो क्या होगा, कह रहे हैं कि तो तीसरे भाग का मान क्या होगा 4 होगा। टोटल कितना है 4 2 6 और 1 7, भाग करा दो इसको 3059 से, 7 चौक 28, 4 बच गया 2 25, 17 का 21, 7 7 4, 437 में 4 से गुना कराओगे तो 1748 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये पजल है, कुछ नहीं है इसमें, दम नहीं है। अरे VUTONM और L प्रत्येक का जन्म जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होने वाले एक ही वर्ष के भिन्न भिन्न महीनों, अर्थात देखो एक का जनवरी में हुआ है, एक का मार्च में हुआ है, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में हुआ है, ठीक है। इस तरह से हुआ, एक बार थोड़ा सही से इसको लिख देते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 और 3 7 लोग, ठीक है। एम से बड़े केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी कि एम से बड़े केवल 2 व्यक्ति, बड़े का मतलब पहले, जिसका जन्म पहले के महीनों में हुआ है, तो एम से बड़े केवल 2 व्यक्ति, यानी कि जिसका जन्म जनवरी और मार्च में हुआ, यानी कि एम का जन्म मई महीने में हुआ है। एल और एम के बीच केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, यानी कि यदि इधर रखोगे तो इधर तो केवल 2 है, 2 कहने का मतलब कि एल का जन्म हुआ है वो सितंबर में हुआ है। ओ से बड़ा केवल यू है, यानी कि ओ का जन्म मार्च में हुआ है और यू सबसे बड़ा है। टी एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है, टी जो है एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है। अब दिखाओ, देखो टी जो है एन से बड़ा है, टी किससे बड़ा है, एन से बड़ा है, तो टी को यहाँ पे करा दो तो एन से वो बड़ा हो जाएगा, एन यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन टी एन से बड़ा है लेकिन भी से छोटा है, तो भी यहाँ पे कर दो। जून में उसका जन्म हुआ है, तो टी और यू के बीच कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, बोलो, टी और यू के बीच कितने व्यक्ति का जन्म हुआ, 3, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बाह्य बिंदु Q से केंद्र O पर एक बाह्य बिंदु Q से केंद्र O वाले एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ, Q और QR खींची जाती हैं। क्या बोल रहे हैं, तो
ये 41, पी क्यू आर 60, तो वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तब पी क्यू आर का परिमाप क्या हो? देखो इस तरह से एक ठीक है। Q से बाह्य बिंदु Q से एक O केंद्र, बाह्य बिंदु Q से, मान लो कि ये बिंदु Q है, इस पर एक इस तरह से स्पर्श रेखाएं दो खींची गई हैं, तो दो में पी क्यू यानी कि Q यदि है तो यहाँ पर ये O बोल रहा है, तो ये हो जाएगा P, मान लो कि ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R, ये Q है। ठीक है, अगर ये इसका ये 41 दिया है, इसका ये 41 दिया है, OQ सॉरी OQ जो दिया है ये 41 दिया है, ये कितना दिया है 41, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ये स्पर्श रेखा है, तो केंद्र से जब स्पर्श रेखाओं को मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनता है। ये बोल रहा है कि ये 60 है। अब आपको पता है कि आप इधर से ड्रॉ करोगे तो सभी चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। और ये कितना है, ये कितना है भाई, ये 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, त्रिक है 9, 40 और 41, तो ये क्या हो जाएगा 41 यहाँ से यहाँ तक है, ये तो ये हो जाएगा 40। अब आप देखो ये 60 डिग्री है, इधर से इधर बांटेगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 120, 120 का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। अब ऐसा समझो ये भी हो जाएगा, तो ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, हो गया ना, ये 30। यहाँ पे भी कितना बनता है 90, यहाँ पे भी कितना बनता है 90, तो ये हो गया 30, ये हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 90। इस तरह के केसेस में क्या हो जाएगा, ये 60 है 30 है, तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स से जब आप देखोगे ये 30 है तो ये हो जाएगा 60, और ये 60 है तो ये हो जाएगा, ये 60 है तो ये हो जाएगा, और ये 30 है तो ये इधर का ये हो जाएगा 30। तो आप देखो कि ये भी हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, और ये ऑलरेडी 60 है, तो इसका यदि वैल्यू आया बाहर, माने QP का वैल्यू आया 40, ये भी हो जाएगा, PR भी हो जाएगा 40, और ये भी हो जाएगा 40, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल संग्रहण के क्षेत्र में, जल संग्रहण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे बड़े अपवाह द्रोणी का निर्माण करती है? तो गंगा है, गंगा अब सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी भारत में, इससे बड़ी बड़ी नदियां हैं लेकिन भारत में अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी गंगा की है। इसमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी नर्मदा है, आगे आइएगा तो सोन मिलेगी, गंडक, आपको बहुत सारी नदियां ये इसमें आकर के मिली हैं, बागमती वगैरह सभी नदियां इसमें आकर के मिली हुई हैं। तो गंगा की द्रोणी जो है सबसे बृहद द्रोणी है भारत में। नेक्स्ट है, कौन सी राशि उस दर का वर्णन करती है जिस पर एक निश्चित समय अवधि में कार्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा शक्ति। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर है? ठीक पहले एक संख्या, देखो कितने प्रतीक हैं, प्रतीक H है, ठीक पहले एक संख्या, संख्या है क्या, हैशटैग के पहले अक्षर है, देखो इसके पहले भी एक अक्षर, संख्या नहीं आ रहा है, @ के पहले संख्या, ठीक बाद एक अक्षर, एक आया, Z के पहले देखो और कहीं नहीं, केवल एक, केवल एक, यही। एक व्यक्ति स्थान P से Q तक एक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है जिसकी कीमत, ये तो देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन हमको दिख रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति P से Q तक जाता है, एक Q तक वस्तु खरीदने के लिए यात्रा करता है जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है। यानी कि यदि P में 100 रुपये मिल रहा है तो Q पर 85 रुपये मिल रहा है, P में 100 रुपये में मिल रहा है तो Q पर कितना मिल रहा है, 85 में मिल रहा है। फिर भी P पर वस्तु खरीदने की तुलना में 150 रुपये की बचत करता है, और वो क्या कर रहा है कि P जिसकी कीमत P की तुलना में Q पर 15% कम है, वह यात्रा पर 150 रुपये खर्च कर दिया, यात्रा पर यानी कि P से Q जाने में वो कितना 150 रुपये खर्च कर दिया। फिर भी उसे P वस्तु पर खरीदने की तुलना में 150 रुपये की बचत हुई, फिर भी यहाँ पर खरीदा तो उसे P पर यदि खरीदता तो फिर भी यहाँ पर उसे 150 रुपये की बचत हुई। ठीक है, 150 रुपया खर्च कर दिया, फिर भी उसे 150 की बचत हुई। यदि टोटल उसको कुछ खर्च नहीं लगता
यानी कि जाने में खर्च नहीं लगता, तो उसको टोटल 300 रुपये का खर्च होता। परसेंटेज में कितने का उसको बचत हो रहा था, 15% का बचत हो रहा था। और ऐसे कितना का बचत हो रहा है, 300 रुपये का। तो यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 15 दूनी 30 का मतलब क्या हो, देखो 15% का वैल्यू 300, तो 15 दूना 30, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 20। तो P की कीमत की सापेक्ष उसकी प्रतिशत बचत कितनी है, तो P की कीमत कितनी हो जाएगी, 1% का वैल्यू 20 आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये उसको P पर खरीदता तो लगता, लेकिन आपको पता है कि वो 150 रुपये का बचत कर लेता है। 150 रुपये का बचत कर लिया वो। अब गुना कराइए 100 से, कितना का बचत हो गया, 7.5, ये कट गया 7.5% का आंसर नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें उतना उलझना नहीं है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003 में 1991 के सुधारों के बाद वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा की गई है। जब कोई जिला नए उद्योगों को आकर्षित करना चाहता है तो कौन सी रणनीति इस प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर ए, घरेलू विदेशी संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना। सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। क्या करें कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका बीच वाला नंबर होता है। तो देखो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो देखो 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, यानी कि बीच में बचा 8 और 10। 8 और 10 के बीच में क्या आता है, 9। उसी तरह से 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो डी, तो आप पढ़ो, आप पहाड़ा पढ़ सकते हो। तो डी ई एफ जी 3 बढ़ रहा है, जी एच आई जे 3 बढ़ रहा है, जे के एल एम, देखो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब इस तरह से फ्लो में पढ़ोगे तो मिल जाएगा जेड एस। उस तरह से डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जे एफ जी एच आई जे के एल, तो जेड एस एल एक ही ऑप्शन है, जेड एस एल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 19 का संबंध 117 से है, 19 का संबंध 117 से है। समांतर का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 156 से है, सॉरी 9 का संबंध 117 से है, 12 का संबंध 156 से है, 17 का संबंध किस चीज़ से होगा, तो 9 का संबंध 117 से, तो 13 गुना हुआ है, ठीक है। 12 का संबंध 156 से, तो 12 गुना 13 करेंगे तो होगा क्या, 3 दूना 6, 13 दूनी 26 और 13 इक्याई 13 5 13 13 दूनी 26, 13 इक्याई 13 2 15, यानी कि 13 गुना करना है। 17 गुना 13 करोगे, 17 गुना जब 13 आप करोगे तो 17 का एक वैसे नहीं, डिजिट एक दो जगह मिल रहा है। देखो 17 त्याई 51 का 1 और 17 इक्याई 17 और 5 22, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3000 रुपये उधार दिए। क्या बोल रहा है कि शिवम ने तीन वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 30,000 रुपये उधार दिए। यदि उसने उस अवधि में x% का वार्षिक दर से 4500 रुपये का ब्याज अर्जित किया, ब्याज का भुगतान किया, तो x का मान बताइए। 3 वर्षों के लिए जब आप साधारण ब्याज ले रहे हैं तो साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए बराबर लगेगा। जब आप साधारण ब्याज पर कोई पैसा लेते हैं तो पहली वर्ष में जितना ब्याज लगेगा दूसरी वर्ष में उतना ही लगेगा, तीसरी वर्ष में उतना ही लगेगा। यानी कि यदि तीनों वर्ष को मिला करके 4500 रुपया लगा है तो एक वर्ष में उसको 1500 रुपया देने पड़े होंगे। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या है, आप बताओ। 3000 रुपया पर 1500 रुपया का ब्याज देना, 30,000 रुपया पर 1500 रुपया का आपको ब्याज देना पड़ रहा है, तो गुना करा 200 से। देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 5 तिहाई 15, यानी कि 5% ब्याज लग रहा है।
MS वर्ड 2021 में टेबल के सेलेक्टेड सेल्स के अंदर टेक्स्ट को वर्टिकली सेंटर में कैसे किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राइट क्लिक सेलेक्शन, उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज, उसके बाद सेल टैब, उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट, तो आपको मिल जाएगा सेंटर। क्या बोल रहा है कि जून 2025 में निम्नलिखित में से किस भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को। 8 मजदूर 18 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 8 मजदूरी से कितना दिन में बना लेंगे? 12 मजदूर 18 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 8 मजदूरी से कितना दिन में बना लेंगे? आप लोग बताइए। ये देखो 59 नंबर क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में बनाइए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 4 मिनट ले लेगा। कह रहा है कि यदि x + 3 और x - 3 का मध्यानुपाती 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x 0 से बड़ा है, तो देखो आप हिट एंड ट्रायल से ही बना दो ना। मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? मध्यानुपाती का मतलब होता है A, B, B और C। इस तरह से इसको हम अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ पे समानुपात लगाएंगे, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हो आप A/B = B/C, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि x + 3 बटा में मध्यानुपात 4 है तो 4 बराबर मध्यानुपात 4 है तो 4, ये x - 3, यानी कि ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया B। तो B को 2 बार आना है ना, -3। अब आप क्या करेंगे, इधर x का वैल्यू रखो। आप x का वैल्यू यदि 3 रखते हो तो 3 और 3 6 बटा में 4, और 3 - 3 यहाँ पे हो गया 0, यानी कि ये संभव नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखो 5 रखो आप, 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 बटा में 4 यानी कि हो जाएगा 2। उसी तरह से देखो 5 - 3 हो जाएगा 2, 4 बटा में 2 यानी कि मतलब 2। LHS = RHS हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 5 हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? BA² बराबर हो जाता है A × C। आप यहाँ से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आप हिट एंड ट्रायल लगाइए, ऑप्शन पुट कीजिए और जल्दी आंसर पाइए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में केरल के वायनाड क्षेत्र की कृषि जनजाति द्वारा पहली बार ब्रिटिश कृषि भूमि संबंधी शोषण के विरुद्ध में 1812 में एक जनजातीय विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को कुरुचिया विद्रोह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुरुचिया विद्रोह। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CM 24 का संबंध HR 26 से है। उसी तरह से AT 15 का संबंध FY 17 से है। तो CR 12 का संबंध किससे होगा? तो देखो C का मतलब होता है 3, M का मतलब होता है 13, 3 13 है ना। क्या बोल रहा है? C का होता है मतलब, C का मतलब होता है 3, M का मतलब होता है 13। उसी तरह से देखो H का मतलब होता है 8 और R का मतलब होता है 18। तो 3 5 8 और 13 5 18। उसी तरह से देखो A का मतलब होता है 1, F का मतलब होता है 6, 1 में 5 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से देखो C का मतलब होता है 3, इसमें से 5 जोड़ोगे तो होगा 8, यानी कि H हो जाएगा। R का मतलब होता है 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 23, 23 का मतलब क्या होता है? W, HW। देखो कितना ऑप्शन में दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मिश्रित आवर्त दशमलव वाले x के निम्नलिखित समीकरणों को हल करें तथा उत्तर को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। देखो ये क्या है, आप लोग खुद से बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है TON TAR DEV और TAB अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं से दूसरे, क्या बोल रहा है कि ये एक सीरीज दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, तो दायां दायां, आपका दायां इसका भी दायां हो जाएगा, यानी कि ये वाला देव। दाएं, क्या बोल रहा है कि दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर, यानी कि ई, और बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर। बायां से पहला शब्द है टॉन और इसका दूसरा अक्षर है ओ। ये बीच कितने अक्षर? तो ये है 5 और ये है 15। 5 और 15 के बीच में आता है टोटल अक्षर 10, लेकिन एक कम कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा 9।
आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो, FGHIJKLMN, यानी कि 9 अक्षर टोटल आएंगे। ये बोल रहा है कि प्लस को माइनस और गुणा को भाग में बदल दिया जाए, तो आप लोग बताइए ये क्या होगा। काफ़ी इजी है। आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, सापेक्ष माध्य विचलन, ये छोटा आंकड़ा है तो सब माध्य विचलन क्या होता है। आप लोगों ने विचलन फॉर्मूला बहुत यूज किया होगा, ये बहुत सारे टीचर बताते हैं। औसत निकालने के लिए माध्य विचलन का भी प्रयोग किया जाता है। माध्य विचलन का पहले माध्य निकाल लो, तो माध्य कितना है, माध्य है इसका 15, क्योंकि देखो सीरीज दिया हुआ है तो बीच वाला अंक माध्य होता है। इससे ये कितना विचलित हो रहा है, तो -10 विचलित हो रहा है। ये कितना विचलित हो रहा है, -5। 15 खुद कितना विचलित हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो वो 20 कितना विचलित हो रहा है, +5 और 25 कितना, तो +10। सब में मोड लगा दोगे, सब में ये लगा दोगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10, 10, 20 और 10, 30, यानी कि टोटल विचलन कितना है, 30। कितने अंक हैं, 5, यानी कि माध्य विचलन कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 10 हम प्रतिरोध वाले बना लीजिएगा आप। क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु, उभयनिष्ठ केंद्र वाले। उभयनिष्ठ केंद्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसे वृत्त है, इसका उभयनिष्ठ केंद्र है, इसके लिए भी है उसके लिए भी है, सॉरी क्या है कि एक ऐसे वृत्त है, ये दोनों का उभयनिष्ठ ये है। ठीक है, ये है केंद्र। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों के लिए समान केंद्र। और क्या बोल रहा है कि बाह्य वृत्त पर जीवा ए बी है। बाह्य वृत्त की जीवा कितनी है, ए बी है। बाह्य वृत्त की जीवा ए बी है, मान लो कि ए है, ये बी है। और आंतरिक वृत्त जो सी और डी पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी कि आंतरिक वृत्त ये है, सी और डी पर यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से दूरी बनाओगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, और बाह्य त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ वाले जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और आंतरिक त्रिज्या 7 है। आंतरिक त्रिज्या 7 है, तो AC की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है। देखो आप बिजली बना सकते हो, देखो ये है 7, ये है 3। यहाँ पे आपको पता है कि वृत्त से जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि वृत्त से यदि आप जीवा पर डालते हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। तो 90 डिग्री में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस आ जाता है, तो 7 है, 7 7 49, 73 का 9, यानी कि √40। √40 का मतलब क्या होता है, 2√10, यानी कि यहाँ से ये वाला दूरी हो जाएगा 2√10। टोटल यहाँ से निकाल लेंगे, ये है 13, ये है 3, तो 13 13 169, और इसमें से 9 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 160 हो जाएगा। 160 का मतलब क्या होता है, 4 गुना 4√10। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये पूरा है, ये ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल आ गया कितना, 4√10, और यहाँ से यहाँ तक माने कि सी और ओ वाला स्थिति जो है वह है 2√10, तो बच जाएगा 2√10, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2√10। ठीक है, भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड स्थापित किया जाएगा, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। चोलों के अधीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, तो उत्तर मेरु अभिलेख में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, तो 243 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोशिका विभाजन, कोशिका प्रकार्यों के संबंध में विभाज्योतक ऊतक तथा अन्य पादप ऊतकों के मध्य सर्वोत्तम रूप से विभेदन करता है, तो कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं और पादप की वृद्धि में योगदान देती है। चरमपंथी दृष्टिकोण उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न था, क्योंकि चरमपंथियों ने बड़े पैमाने पर भागीदारी और प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन पर बल दिया। किस नृत्य शैली को पहले सामान्य यक्षगान के नाम से जाना जाता था, तो कुचिपुड़ी को। यक्षगान पहले नाम था कुचिपुड़ी का। एक डब्बा जो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, ये तो आप देख लेना, उसे दाईं ओर 30 न्यूटन के बल के साथ धकेला जाता है, जबकि घर्षण के कारण 30 न्यूटन का बल बाईं ओर लगता है। तो डिब्बे की गति पर क्या प्रभाव, 30 न्यूटन ढकेल रहा है, 30 न्यूटन घर्षण दे रहा है, मतलब आप दीवार को ढकेल रहा है, दीवार आपको ढकेल रहा है,
डिब्बा विराम अवस्था में रहेगा। जितना बल लगा होगा, जितना उधर से घर्षण होगा, उतना ही रह जाएगा, उसका विस्थापन नहीं होगा। यदि किसी संख्या में 40%, किसी संख्या का 40% को 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। यदि किसी संख्या के 40% को, आप मान लो कि 40%, किसी संख्या का 40% 240 में जोड़ दोगे, मान लो कि 40% को 240 में जोड़ दोगे तो वही संख्या आ जाएगी x, यानी कि संख्या तो 100% होती है ना, यानी कि 40% ही है, यानी कि 60% का वैल्यू दिया है, 60% का वैल्यू आ गया 240। तो देखो ये 6 का 24, यानी कि 1% का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। तो पूछा है तो उस संख्या के 50% का मान, 400 का 50% कितना होता है बताइए आप लोग, 200। ABCMNO में से प्रत्येक के अंक अलग अलग हैं। केवल 2 व्यक्तियों के अंक 20 से कम है। 20 से कम, जैसे देखो 20 से कम कितने व्यक्ति हैं, 20 से कम 2 व्यक्तियों का है। तो B मान लो कि यहाँ पे है, तो कह रहा है कि केवल 2 व्यक्तियों के अंक 20 से कम है, यानी कि 1 और 2 व्यक्तियों के अंक 20 से कम है। C के अंक M से ठीक अधिक है। केवल 2 व्यक्तियों के अंक M और O के बीच हैं। A के अंक N से अधिक हैं। किसी के भी अंक O से कम नहीं है। O से कम नहीं होने का मतलब O निचले स्तर पर आ गया, O सबसे नीचे है। उसके बाद क्या कर रहा है कि केवल 2 व्यक्तियों के अंक M और O के बीच में है, यानी कि M और B से जस्ट ऊपर M आ गया, M और O के बीच में 2 व्यक्तियों का आ गया। C के अंक M से ठीक अधिक है, C के अंक M से ठीक अधिक हो गए। अब देखो O के अंक किसी के भी अंक O से N से अधिक कितने व्यक्तियों को अंक मिले, तो देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे। अब शुरू से पढ़ेंगे। केवल 2 व्यक्तियों कम, 20 से कम है, 20 से कम केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। C के अंक M से ठीक अधिक है, M से ठीक अधिक C के अंक है। केवल 2 व्यक्तियों के अंक M और O के बीच में है, M और O के बीच में केवल 2 व्यक्ति का अंक। A के अंक N से अधिक है, तो N से अधिक है, यानी कि A सबसे ऊपर चला गया, N इधर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। कह रहा है कि N से अधिक अंक कितने व्यक्तियों के हैं, N से अधिक अंक, देखो N यहाँ पे है, इसे 1 2 3 और 4 व्यक्तियों के हैं, यानी कि 4। A और B मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B मिलकर एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो इसको, A प्लस B मिलकर के एक काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, 35 दिनों में। A अकेले उसको 60 दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं। B अकेले उस कार्य के 1/3 भाग को कितना दिन में करेगा, 60 और 35 का एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा 60 और 35 में क्या आता है, 7 नहीं आता है ना, 5 तो आता ही है, तो यानी कि 7 छक 42, तो टोटल 420 काम हो गए। कितना काम होगा टोटल, 420। अब आप निकालोगे तो 60 से भागा दोगे तो ये हो जाएगा 7 और 35 से भागा दोगे तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा कितना, 12, यानी कि A और B का क्षमता 12 है, A के लिए क्षमता 7 है, तो B की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 नहीं आ जाएगी। तो कह रहा है तो B अकेले काम का 1/3 भाग, तो 420 का 1/3 निकालोगे तो 420 का 1/3 1/3, यानी क्या हो जाएगा 14 3 42, यानी कि 140 काम कितने दिन में कर पाएगा। B की क्षमता कितने निकल के आई, 5 से भागा दो तो 14 दूनी 28 दिन में वो काम को कर देगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC का शीर्ष C XY ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का शीर्ष C XY ज्ञात कीजिए। इसमें अन्य शीर्ष A B और केंद्र कितना है। देखो एक शीर्ष का वैल्यू निकालना, मान लो कि ये है, इस तरह से है, A है ये, B है ये और C है ये। क्या बोल रहा है कि C ज्ञात कीजिए, यानी कि XY ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। A 1 5 है, B 4 7 है और D यानी कि केंद्रक दिया हुआ है, D यानी कि केंद्रक दिया हुआ है 4,5। X निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। जनरली X इसको बोलते हैं, ये X1 X2 X3। X बराबर क्या होता है,
x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, ठीक है। तो उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, तो ये केंद्रक का वैल्यू निकल गया। तो केंद्रक का x का मान कितना दिया, 4, x1 करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 4 7, 7 प्लस x3 बटा में 3, 4 3 12, 12 में से 7 घटाओगे तो 12 में से 7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 4 3 12, किधर गलती हो रहा है भाई, देखो अभी आपको ये सब समझ में आ गया ना। तो आपको पता है कि केंद्रक का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये a एक शीर्ष का वैल्यू दिया है, एक शीर्ष का वैल्यू दिया है और केंद्रक का वैल्यू दिया है। तो केंद्रक का वैल्यू होता है a1 मतलब x1 प्लस x2, यानी कि 4 1 5, अब प्लस ये क्या हो जाएगा x3 बटा में 3, तो 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी कि x3 का वैल्यू आ गया 7। उसी तरह से y3 का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखो 5 प्लस 7 12, 12 बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये उसका वैल्यू आ जाएगा 5, तो 5 3 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो 7 और 3, यानी कि 7 और 3। 22 सितंबर 2025 के पेरिस में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी ने बैलन डी ओर पुरस्कार जीता। तो बैलन डी ओर पुरस्कार उस्मान डेम्बेले ने जीता। ये देखो ये भी पजल है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। ये देखिए त्रिभुज में निम्नलिखित में से आपको ये बताना है, ये भी आप क्वेश्चन बनाइए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोग बना सकते खुद से, डायरेक्शन है। ये देखो कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में तिगुनी होती है, 7 वर्षों में तिगुनी होती है, तो 7 वर्षों में तिगुनी हो गई, 7 वर्षों में कितनी हो गई, तिगुनी हो गई, ठीक है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। तिगुना होने का मतलब 27 गुना करने के लिए आपको इसमें से करना पड़ेगा कितना, पावर 3 करना, 2 का पावर 3 हुआ ना, तो इसका 27 गुना करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी पावर 3 करना पड़ेगा। तो जब आप पावर इसमें 3 करोगे तो इसको भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये देखो 87 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप लोग, मैं तो बोलूँगा आप लोग बनाओ। 5 गुना 5 25, 25 5 125, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, 7 गुना 7 49, 49 7 343 नहीं हुआ, 8 8 64 64 नहीं हुआ, यह भी 6 6 36 36 का 216। ये देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आपको 3 कंडीशन दिया है इसमें, देखो क्या कर रहा है कि एक संख्या चाहे प्रतीक दिया है और उसका कूट दिया है। शर्त क्या लगाया है कि यदि पहला और अंतिम दोनों ही अवयव प्रतीक है, पहला और अंतिम, बताओ 3 प्रतीक है क्या, 14 प्रतीक, 4 प्रतीक है, यानी ये खत्म हो गया, ये पहला नहीं फॉलो हो रहा। दूसरा, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या और अंतिम अवयव एक सम संख्या, देखो पहला 3 विषम है और 4 सम है, यानी कि ये दूसरा फॉलो हो रहा है। तो पहले और अंतिम दोनों अवयवों को सी से कुटबद्ध किया जाना चाहिए, तो दोनों तरफ सी आना चाहिए, दोनों तरफ सी आना चाहिए, तो दोनों तरफ सी ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखो क्या है, परसेंटेज के लिए क्या है, परसेंटेज के लिए एच है, यानी कि एच। उसके बाद एट द रेट के लिए क्या है, एट द रेट के लिए ओ हो जाएगा। एक के लिए क्या है, एक के लिए एम है, तो HOM ऑप्शन नंबर। अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह विलयन में उपस्थित आयनों के कारण होता है, ठीक है। यदि ग्राहक किसी उत्पाद को 100 से अधिक यूनिट्स खरीदता है तो एक थोक विक्रेता कुल खरीद पर 2% की
2% की स्कीम छूट प्रदान करता है। यदि प्रति यूनिट मूल्य 20 रुपये है तो ग्राहक द्वारा 150 यूनिट खरीदने पर, तो आपको पता है कि 100 में 100 खरीदिएगा सौ यूनिट खरीदने पर ही छूट मिलेगा 2% का। वो 150 यूनिट खरीद रहा है, प्रत्येक यूनिट का मूल्य 20 रुपया, 20 रुपया पे 2% का छूट मिलेगा, यानी कि कितना का छूट मिल गया, 0.4 रुपीज़ का छूट मिल गया। टोटल कितना 150 यूनिट खरीद रहा है, तो 150 से गुना कराइए, तो प्रत्येक यूनिट 20 रुपये का, ग्राहक 150 यूनिट, तो कुल धनराशि गया, तो कुल धनराशि तो 20 गुना 150 करेंगे, ठीक है। तो अब 15 दूनी 30 यानी कि 3000 रुपया हो जाता है। 3000 नहीं देना है, उसमें से इतना 0.4 रुपया सब पे कम देना है, तो 15 चौका 60, यानी कि देखो 15 चौका 60 हो रहा है ना, एक मैंने यहाँ पे 15 चौका 60 यानी कि 150 में तो 600 हो गया, तो पॉइंट घटा देंगे, तो यानी कि 60 रुपये कम कर दो 3000 में से, तो 2940 रुपया हो जाएगा। प्लस को माइनस ये आप बनाओ। सुशांत और वरुण 400 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ये भी आप बनाइए। 111, 223, 449, 903, 1813 आप बनाइए, ये भी एक सीरीज है। एक उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से अपने किसी सहकर्मी को एक बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता है। इस कार्य के लिए कौन सी इंटरनेट सर्विस सबसे उपयुक्त है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP में करेगा, अच्छा रहेगा। पंचायती राज व्यवस्थाओं के किस स्तर पर मंडल या तालुका पंचायत कार्य करती है, तो मध्यवर्ती स्तर पर। ये भी देखिए, अब बनाइए इसको। एक विद्यार्थी किसी यौगिक को गर्म करता है, पूरे और भूरे रंग के धूप में उत्सर्जन को देखता है, तो यह यौगिक संभवतः क्या थी, तो PbNO3 ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। भौगोलिक शब्दावली में अक्षांश और देशांतर को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो भौगोलिक निर्देशांक। अक्षांश कैसे होते हैं, अक्षांश जैसे ये ग्लोब हो गया, तो इस तरह से जो आता है उसको अक्षांश की, देशांतर इसको कहते हैं देशांतर, और इस तरह से जो चलता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश। अक्षांश पूर्व से पश्चिम और देशांतर दक्षिण से उत्तर। देशांतर से समय का पता चलता है और अक्षांश से वहाँ की जलवायु और स्थिति की पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी भुजाई का तिगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है तो उसकी भुजाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का तिगुना है, यानी कि यदि तिगुना आधार है तो उसकी ऊंचाई 1 गुना होगी, माने कि A होगी। यदि ये A है उसकी ऊंचाई, तो उसका आधार क्या होगा, 3 है। टोटल कितना आ रहा है, 216। 3 से कट लगाओ, आप 3 से कट लगाओगे तो आपको मिलेगा 7 और ये हो जाएगा 2, A स्क्वायर 72। तो क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A निकल के आ जाएगा यहाँ से। 72 का मतलब क्या होता है, देख लो, 9 गुना 8 होता है ना, या फिर 36 दूनी 72 होता है, यानी कि 36 गुना 2 तो 6√2 हो जाएगा, 6√2। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन है, इस तरह से आपको दिया गया है कि 715 इतना इतना दाएं। कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन थी, 715, 691, 691 का तीसरा अंक क्या है, 1, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 127 है, इसका दूसरा अंक क्या है, 2 को जोड़ा जाए तो जोड़ दीजिए 3। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी पूछ रहे हैं बच्चे, गलत भी कर रहे हैं। ये देखिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात की जो 7, 8 और 11 से विभाजित है। तो आप चेक कर लो ना पहले कि 11 से कौन सी, इसमें आप तो क्या कर सकते हैं, ऑड सीरीज को जोड़ेंगे तो 11 से हो जाएगा, तो 0 को 8 से जोड़ोगे, फिर 9 6 15, 15 में से 8 घटाओगे तो हो जाएगा ये 9 6 15, 8 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, 4 शेषफल भी आना है उसमें से,
4 शेषफल भी आना, तो सभी में से पहले ही आप क्या कर दो ना 4 घटा दो, सब में से 4 घटा दो, उसके बाद चेक कर लो, आपको वही ऑप्शन मिलेगा। तो ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए इसको। महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो प्राचीन गुफाओं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियों को ले जाना जाता है? तो एलिफेंटा, एलिफेंटा। ये देखिए, ये भी मेज के परितः यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बनाइए आप लोग, ये टाइम टेकिंग सवाल है, आप लोग बना सकते हैं आराम से। परमाणु संकेतक में जेड किसको संदर्भित करता है? तो परमाणु क्रमांक को संदर्भित करता है। जेड किसको संदर्भित करता है? परमाणु क्रमांक को संदर्भित करता है जेड। राहुल की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। यदि राहुल की आयु 49 वर्ष है, राहुल 49 वर्ष का है, बताओ ये सवाल पूछने लायक है क्या? 7 गुना है, ये भी 7 गुना हो जाने कि उसका बेटा 14 साल का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत कौन सा निकाय सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये भी देखो, प्लस ये तीसरा सवाल हो गया, ये तीसरा या पांचवा हो गया। एक पी को क्यू को क्या लिखा जाता है? पी को माइनस लिखा जाएगा, क्यू को प्लस लिखा जाएगा, ऐसा भी सवाल। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव यानी सिंप्लीफिकेशन का सवाल एक तरीके से इसको बोल सकते हैं आप। 750 मीटर की रैखिक दौड़ में, मतलब एक सीधी रेखा में दौड़ हो रही है, 750 मीटर की रेस वाले क्वेश्चन काफ़ी आप लोग गलती कर देते। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं? 750 मीटर की एक रैखिक दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हराता है। 750 मीटर का दौड़ है, एक्स और वाई के बीच में हो रहा है। ये 750 मीटर दौड़ जाता है, लेकिन एक्स वाई को 10 मीटर से हराते हैं, यानी कि 740 से उतना देर में ये 740 दौड़ पाता है। दूसरा क्या कर रहा है कि 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा देता है। वाई जेड को 6 मीटर से हराने का मतलब है कि यदि ये 444 दौड़ जाता है तो ये 6 मीटर कम का मतलब होता है कि ये 438 ही दौड़ पाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? तो 150 मीटर, 150 मीटर का मतलब क्या है? इसको काट दो, इसमें गुना कराओगे आप, 6 का 24, 6 गुना कराओ तो 6 का 24 यानी कि 6 42 44, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? 444 हो जाएगा। वाई यहाँ पे भी 444 हो, या वाई को हम बराबर कर दे, इसमें भी 6 से आपको गुना कराना पड़ेगा, तो 75 6 का क्या हो जाएगा? 6 5 30, 6 42, 42 3 45, यानी कि 450 आ गया ये। और ये भी कितना हो जाएगा? 438 दिया हुआ ही है। अब देखो आप, ये 450 मीटर थोड़ी दौड़ना है, 150 मीटर दौड़ाना है, यानी कि इसमें भी आप 3 से भागा करोगे तो 150 आ जाएगा। ये भी हमको वाई का बताना नहीं है, एक्स को जेड के सापेक्ष में बताना है, तो इसको 3 से जब आप भाग देंगे तो 3 इकाई 3 बच गया, 1 13 4 तिहाई 12 बच गया, 1 18 छत्री 18, यानी कि ये 150 दौड़ता है उतना देर में 146 दौड़ पाता है, यानी कि वो 4 मीटर से हरा देता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में खनिज संसाधन परियोजनाओं तथा उनके स्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? नेवेली लिग्नाइट परियोजना पंजाब, कोरबा कोयला क्षेत्र राजस्थान, रानीगंज कोयला क्षेत्र गुजरात, कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना कर्नाटक। तो यही ऑप्शन सही है, कुद्रेमुख वाला, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। पी क्यू आर एस टी वाई और जेड में से प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त किया है। ये भी देखो क्वेश्चन में आपको बताया, ये बनाइए आप लोग भी। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। विदेशी आएंगे वाक और अभिव्यक्ति के आधार पर लगेंगे, इधर बोलेंगे कि हमको अपने बोलने की आज़ादी, तो भारत बर्बाद हो जाएगा। सीक्रेट माउंटेन एक मेटा ह्यूमन डिजिटल बैंड है, इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? सीक्रेट माउंटेन, तो ये AR रहमान के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण स्थल एक सींग वाले गैंडे के सफल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। भारत की किस समिति ने तय ब्याज दरों से हटाकर ब्याज निर्धारित दरों को अपनाने की अनुशंसा की थी? तो नरसिम्हन समिति 1991 में। देखिए वो फिर से कैलकुलेशन आ गया, A को भागा B को गुना, C को प्लस D को माइनस, इस तरफ से आप बना सकते हैं इसको आराम से। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस थीम से मनाया गया है? तो देखो थीम भी बहुत 2-3 थीम पूछा है, आपदाओं का नहीं, लचीलेपन का वित्त पोषण। और उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूह दिए गए हैं, एक समान है, 3 एक तरह से समान है और एक अलग है। तो देखो ये तो ORM OPQR, देखो
OR PQO PQR LMN RSTU 3/GHIJ यानी कि LMN LM सीधे लगातार हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट प्रोजेक्ट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो MS पावर पॉइंट प्रोजेक्ट को PDF में बदलने का प्राथमिक लाभ है कि पावर सॉफ्टवेयर के बिना भी फाइल की यूनिवर्सल व्यूइंग को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह से RRB का सभी जो भी प्रीवियस ईयर है मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। आप लोग ध्यान मन लगा कर पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा सकूँ। आपके ये स्टडी में आपको ये मदद करेगा। थैंक यू।